Hello students, today we will discuss about lattice energy and Born-Haber cycle. ठीक है, lattice energy क्या होती है? The amount of energy released when 1 mole of ionic crystal is formed from its constituent ions. जैसे कि for example यहाँ पे M positive plus X negative leads to formation of Mx. ठीक है, तो डेल्टा H यहाँ पे lattice energy है और यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस यू से। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल फॉर्म होगा इसके कंस्टिट्यूएंट आयन से। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है, इसीलिए ये नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे हमने माइनस यू से इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ द क्रिस्टल इज ऑल्सो इक्वल टू द लैटिस एनर्जी। अब मान लो 1 मोल ऑफ क्रिस्टल है, अब उसको ब्रेक करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो मैथमेटिकली क्या है, जो द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लैटिस एनर्जी होती है वो इक्वल होती है किस एनर्जी के? जो एनर्जी क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए चाहिए। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब है, ये एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी चाहिए मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द लैटिस। किसी भी लैटिस के लिए जितनी क्रिस्टल लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वो लैटिस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और ये लैटिस एनर्जी जो है आयंस के ऊपर जितना चार्ज होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। Greater the charge on the ions, more will be the lattice energy, as the Coulombic forces of attractions are the product of charges on the ions. ठीक है, क्योंकि कुलाम्स फोर्सेस होती हैं वो क्या होती है, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं जो आयंस के ऊपर है चार्ज है उसके। अब नेक्स्ट है यहाँ पे बोर्न हैबर साइकिल। बोर्न हैबर साइकिल क्या है? ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो बोर्न एंड हैबर साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। तो इसका पर्पस क्या था, इस प्रोसेस में क्या किया उन्होंने? एक साइक्लिक प्रोसेस है जो उन्होंने यूज किया लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी को वैसे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है डायरेक्टली, तो इसीलिए बोर्न हैबर प्रोसेस से हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे हम हीट चेंजेस को नोट करते हैं, और कौन से हीट चेंजेस? जो हीट चेंजेस होते हैं पूरे प्रोसेस में, मतलब किसी भी लैटिस की फॉर्मेशन के एक स्टेप में नहीं होती, वो बहुत सारे स्टेप्स में होती है, और हर स्टेप में जितना हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन हम मेजर कर लेंगे और उससे लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बोर्न हैबर साइकिल्स आर यूज्ड primarily as a means of calculating lattice energy, इनडायरेक्टली उसको एंथैल्पी भी बोलेंगे, which cannot otherwise be measured directly. It is a method that allows us to observe and analyze energies in a reaction. It mainly helps in describing the formation of ionic compounds from different elements. It involves several steps of processes such as electron affinity, ionization energy, sublimation energy, and the heat of formation and dissociation energy. This is a cycle of enthalpy change of process that leads to formation of a solid crystalline ionic compound from the elemental atoms in their standard state, and of the enthalpy of formation of solid compounds such that the net enthalpy becomes zero. ठीक है, अब हम बोर हैबर साइकिल का एग्जांपल देखते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड जो है उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो इजीली एक्सपेरिमेंटली मेजर हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पे
हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के लिए मेजर कर लिया। अब ये एक फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नीचे NaCl लिया है, और जो NaCl की हीट ऑफ फॉर्मेशन है फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब जो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट, जैसे सोडियम है यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है और क्लोरीन है वो गैसियस स्टेट में है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उससे 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बनने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब ये तो होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन, हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करनी है लैटिस एनर्जी। तो बोर हैबर साइकिल में क्या स्टडी किया इन्होंने कि एक NaCl मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे और क्या क्या उनमें हीट चेंज होगा, वो हीट चेंज मेजर कर लिया। और जो टोटल हीट चेंज होगा ड्यूरिंग द दिस साइक्लिक रिएक्शन वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को इन्होंने स्टडी करके और हीट चेंजेस को मेजर करके उन्होंने इनडायरेक्टली लैटिस एनर्जी को मेजर किया। देखो कैसे, जैसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आप देखिए कि इसमें Na और सॉलिड है और Cl यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे गैसियस स्टेट में, उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है 411 किलो जूल पर मोल। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज्ड है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है। अब एक स्टेप यहाँ पे देखिए कि जो है जो सोडियम Na पॉजिटिव है, Na सोडियम सॉलिड स्टेट से सोडियम को गैसियस स्टेट में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब सोडियम सॉलिड है, सोडियम रिएक्शन होगी उसकी गैसियस स्टेट में। जो क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन भी हमारे पास गैसियस स्टेट में है, तो सॉलिड से गैस में जब सोडियम कन्वर्ट होगा तो उसको सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो सब्लिमेशन के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए उसकी पॉजिटिव वैल्यू है। अब नेक्स्ट जहाँ पे है सोडियम सब्लाइम हो गया है, मतलब गैसियस स्टेट में आ गया है। अब क्या है, उसको सोडियम से Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी चाहिएगी। ठीक है, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, उसी तरह से फिर क्या होगा यहाँ पे, अब क्लोरीन जो है, पहले क्लोरीन हमारा Cl2 स्टेट में है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि क्लोरीन जो Cl2 से Cl में आएगा। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। उसके बाद क्या होगा, अब क्लोरीन Cl की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब क्लोरीन जो आयन इसमें NaCl के अंदर Cl नेगेटिव की फॉर्म में है, तो क्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो मतलब इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी क्लोरीन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी ये एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी। अब सोडियम पॉजिटिव हो गया है, गैसीय स्टेट में है, और क्लोरीन नेगेटिव हो गया, वो गैसीय स्टेट में है। तो उन दोनों से हम अब NaCl बनने के लिए, लैटिस स्ट्रक्चर बनने के लिए जो एनर्जी होगी, ठीक है, वो होगी हमारे पास लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी भी एनर्जी रिलीज्ड है, तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी। ठीक है, ओके, अब इसको हम देखते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डेल्टा H नॉट F फ्रॉम सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड एज Na पॉजिटिव सॉलिड स्टेट में प्लस हाफ Cl2 गैसियस gives rise to NaCl, or delta H naught F is minus 411 kilojoule per mole. The formation of ionic solids, sodium chloride from solid sodium metal and gaseous chlorine is not a single step process but goes through several processes. ठीक है, heat changes of all these processes is all these processes except the lattice energy can be experimentally measured. Now the processes or steps in the formation of sodium chloride. ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि सोडियम जो है सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। द सॉलिड सोडियम एटम सब्लाइम्स टू गैसियस एटम बाय एब्जॉर्बिंग heat energy, that is the sublimation energy, and its value is positive. Its value is 107 kilojoule per mole. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सोडियम गैसियस स्टेट से सोडियम आयनाइज हो जाएगा, सोडियम Na पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए।
ठीक है। So the gaseous sodium atom absorbs the ionization energy to release one electron and form gaseous sodium ion, and its value is plus 502 kilojoule per mole. It is the energy required, so it is having positive value, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैसियस स्टेट से क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यूज होगी। So diatomic gaseous chlorine breaks into two individual atoms by absorbing bond energy such that each chlorine atom absorbs half of the bond energy of the chlorine molecule, and its value is equal to plus 21 kilojoule per mole, ठीक है। ये भी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि हमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो क्लोरीन है वो गैसियस स्टेट में है और वो क्लोरीन आयन बनाएगा, ठीक है, मतलब Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज क्लोरीन एटम accepts an electron to form chloride ion and releases energy equivalent to electron affinity, and its value is negative as it is energy released, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, Na positive and Cl negative combines to form the NaCl solid crystal lattice structure, and it's the energy required for this process or for this step is the lattice energy, ठीक है। अब हमने देख लिया यहाँ पे लेटिस एनर्जी चाहिए लास्ट स्टेप में। अब क्या है, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, तो एक तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो एक टोटल एनर्जी है, जो एक स्टेप में हमारा Na और Cl से हमारा NaCl फॉर्म हो रहा है, वो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, वो इक्वल है इन सभी स्टेप्स में जितनी एनर्जी चेंज हो रही है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 5 gives the net enthalpy of formation of solid crystalline sodium chloride from sodium and chlorine in their standard conditions of solid and gas respectively, ठीक है। This should be equal to the experimentally measured enthalpy of formation of solid sodium chloride, ठीक है। And we can represent the enthalpy of all these processes from this equation. Delta H naught F is equal to delta H sublimation plus delta H ionization energy plus delta H dissociation energy plus delta H E electron affinity plus lattice energy, ठीक है। अब यहाँ पे आप इन सभी की वैल्यूज को पुट कीजिए, ठीक है। अब हमें निकालनी है यहाँ पे लैटिस एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी को हम एक साइड लेके आएंगे और जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं एंथैल्पीज की उनको एक साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ पे उनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, देन वी विल फाइंड दैट द लैटिस एनर्जी फॉर सोडियम क्लोराइड molecule is minus 786 kilojoule per mole and it is calculated from Born-Haber cycle, ठीक है। तो अभी हमने देखा हम बोर्न-हेबर साइकिल से हम किसी भी लैटिस की क्रिस्टल लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लैटिस एनर्जी को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें एक आपका टॉपिक रह गया था सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा। तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, ठीक है। द सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी value falling between that of a conductor such as metallic copper and an insulator such as a glass, ठीक है। अब जो सेमी कंडक्टर्स होती है उनके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है सेमी कंडक्टर्स के अंदर भी और कंडक्टर्स के अंदर भी जो जो कंडक्टिव बिहेवियर होता है, कंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है, वो किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, and this is also due to the presence of impurities and defect, ठीक है। अब हमने पहले क्या था, मेटल के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है, ठीक है, उसके अंदर कोई इंप्योरिटीज हम ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी हमारा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट भी हो सकता है जिसमें पॉजिटिव आयंस की डेफिशिएंसी
एफिशिएंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा आयन हम ऐड कर रहे हैं उस केस में, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि वी आर एडिंग सम इम्प्योरिटीज। तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर हम कोई इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, और ये इम्प्योरिटी क्या करती हैं, उनका कंडक्टिव बिहेवियर को एनहांस कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए उनका मतलब यूज ज्यादा हो जाता है, उनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये मेनली दो टाइप के होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी मेजर एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, इनकी एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, ज्यादा डिटेल